एक जंगल में कुछ नेक प्रकार के पक्षी रहते थे। उस जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। उस जंगल में एक नीलो चिड़िया भी रहती थी। वे नीलो चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान थी। नीलो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और वे सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। कालू कौवा बहुत ज्यादा आलसी था और वे पूरा दिन अपने घोंसले में बैठकर बस आराम ही करता रहता था। फिर एक दिन मिट्ठू तोता नीलो चिड़िया के पास आता है और वे नीलो चिड़िया से कहता है, नीलो चिड़िया, मैं अभी बादल भैया के पास गया था। बादल भैया ने मुझे कहा कि कुछ ही दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत जोर की बारिशें होने वाली है। अभी तक हमने अपने घर नहीं बनाए हैं। नीलो चिड़िया, तुम जाके सभी पक्षियों को जमा कर लो और उन्हीं सभी पक्षियों से कह दो कि सभी पक्षी अपने अपने घर बना ले, ताकि बारिश के दिनों में किसी को कोई दिक्कत ना हो और हमारे बारिश के दिन आराम से कट जाए। तो फिर चलो मिट्ठू तोते, हम जाकर सभी पक्षियों को जमा कर लेते हैं और उन पक्षियों को बता देते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत जोरों से बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से हम सब पक्षी अपने अपने घर बना लें। फिर नीलो चिड़िया और मिट्ठू तोता सारे पक्षियों को जमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर के बाद सारे पक्षी जमा होकर एक साथ आ जाते हैं। नीलो चिड़िया, क्या हुआ? तुमने हम सभी पक्षियों को यहाँ पर जमा क्यों किया है? पक्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मिट्ठू तोता बादलों के पास गया था। बादलों ने मिट्ठू तोते से कहा कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बारिश होने वाली है और अभी तक हम सभी पक्षियों ने पक्के घर नहीं बनाए हैं। मैंने बस तुम लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है कि हम सब मेहनत करके बारिश से बचने के लिए अपने अपने पक्के घर बना ले। हाँ नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। तो फिर चलो पक्षियों, हम सभी मिलकर अपने अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं और फिर उन लकड़ियों से हम अपने मजबूत घर बना लेंगे। इस जंगल में कितनी बारिशें होती है, अब मुझे लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी और अगर मैंने लकड़ियाँ जमा नहीं की तो इस बार भी पिछले बार की तरह मेरे परिवार को बारिश में भीगना पड़ेगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जब सभी पक्षी अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेंगे तो मैं रात को किसी भी पक्षी के घोंसले में जाऊंगा और उसकी सारी लकड़ियाँ चुरा लूंगा और मैं उस लकड़ी से अपना एक मजबूत सा घर बना लूंगा। मेहनत करने से तो अच्छा है कि मैं किसी पक्षी के घर जाकर उसकी लकड़ियाँ चुरा लूँ और अपना एक मजबूत सा घर बना लूँ। पक्षियों, मैं तुम्हारे साथ लकड़ियाँ जमा करने के लिए आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक मामू जी है, उसकी लकड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार है। मेरे मामा जी मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ दे देंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ लकड़ियाँ जमा करने के लिए बिल्कुल नहीं आऊँगा। कालू जी, जहाँ तक मुझे पता है आपके ऐसे कोई मामा जी नहीं है जिनके लकड़ियों का कारोबार हो। रानी, तुम मेरे साथ घोंसले में चलो, वहाँ मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ। फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घोंसले की तरफ निकल जाते हैं और दूसरी तरफ सारे पक्षी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कालू जी, अब तो हम अपने घोंसले में आ गए हैं। अब तो आप बताइए कि आपके ऐसे कौन से मामा जी हैं जिनके लकड़ियों का कारोबार है? रानी, मेरे ऐसे कोई मामा जी नहीं है जिनका लकड़ियों का कारोबार हो। वो तो मैं पक्षियों के सामने बस ऐसे ही बोल रहा था। तुम सुनो, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। देखो रानी, जब सारे पक्षी अपने अपने लिए लकड़ियाँ जमा कर लेंगे तो मैं रात में जाकर किसी भी पक्षी के सारे लकड़ियाँ चुरा कर ले आऊँगा और अपना एक मजबूत सा घर बना लूँगा। कालू जी, तुम हर बार चोरी करते हो और पकड़े भी जाते हो। अगर तुम इस बार पकड़े गए तो हमें इस बार बारिश में भीगना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम जाकर मेहनत से लकड़ियाँ जमा कर लो।
कालू कौवा रानी कौवी की बात नहीं मानता और वे पक्षियों की लकड़ियाँ चुराने का ही सोचता है। शाम हो जाती है और सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर कर आ गए होते हैं। चलो मैं अपना घर शुरू कर देती हूँ, बारिश का कुछ नहीं पता कि कब शुरू हो जाए, इसीलिए मैं अभी से ही अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। नीलो चिड़िया घर बनाना ही शुरू कर देती है कि वे देखती है कि नीलो चिड़िया के सारे लकड़ियों में कीड़े होते हैं। हाय, मेरी सारी लकड़ियों में तो कीड़े लगे हुए हैं। अगर मैंने इन लकड़ियों से अपना घर बनाया तो जल्द ही मेरा घर बनकर टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं इन लकड़ियों से अपना घर नहीं बनाऊंगी। वैसे भी अब रात होने वाली है, सुबह होते ही मैं ये लकड़ियाँ फेंक आऊंगी और इनकी जगह नई लकड़ियाँ ढूंढ लूंगी और फिर उन लकड़ियों से मैं अपना एक मजबूत सा घर बनाऊंगी। फिर रात हो जाती है। रानी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाकर किस पक्षी की लकड़ियाँ चुराऊं। कालू जी, मैं तो कहती हूँ तुम जाकर नीलो चिड़िया के लकड़ियाँ चुरा लो। नीलो चिड़िया बहुत मेहनती है, वो दोबारा से अपने लिए कोई नई लकड़ियाँ ढूंढ लेगी। ठीक है रानी, अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर नीलो चिड़िया की जमा की हुई लकड़ियाँ चुरा कर ले आऊँगा। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ चोरी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अरे वाह भाई, नीलो चिड़िया ने तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की है। इन लकड़ियों से तो मैं अपना बड़ा सा मजबूत सा घर बना लूंगा। इससे पहले कि नीलो चिड़िया की आँख खुले, मैं ये सारी लकड़ियाँ उठाकर अपने घोंसले में रख देता हूँ और फिर सुबह होते ही मैं अपना मजबूत सा घर बनाना शुरू कर दूंगा। कालू कौवे को ये नहीं पता होता कि नीलो चिड़िया के लकड़ियों में कीड़े लगे होते हैं और वे लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले की तरफ निकल जाता है। सुबह हो जाती है और नीलो चिड़िया भी उठ जाती है। ये क्या, मेरी लकड़ियाँ कहाँ गई? लगता है रात में काफी तेज हवाएं चली होंगी, तभी वे मेरी लकड़ियाँ इधर उधर उड़ाकर ले गई होगी। चलो, वैसे कोई बात नहीं, मुझे वे कीड़ों वाली लकड़ियाँ वैसे भी फेंकनी थी। चलो, अब मैं जाती हूँ और अपने लिए नई लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ। चलो रानी, अब सुबह हो गई है, हम इन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे और रानी कौवी ने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया होता है और अब तो उस जंगल में सारे पक्षियों ने अपने अपने मजबूत से घर बना लिए होते हैं और नीलो चिड़िया ने भी अपना एक मजबूत सा घर बना लिया होता है। लेकिन कालू कौवे का घर कभी भी गिर सकता था, क्योंकि कालू कौवे ने उन कीड़े वाली लकड़ियों से अपना घर बना लिया था। फिर अगले दिन काफी जोर की बारिश शुरू हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घर में आराम से बैठे होते हैं और वे कालू कौवा और रानी कौवी भी अपने घर में आराम से बैठे होते हैं। देखा रानी, इस बार मैंने तुम्हें बारिश में भीगने से बचा लिया है और मैंने तुम्हारे लिए कितना मजबूत सा घर बना लिया है। मैंने नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ चोरी की, ये बात तो अभी तक किसी को पता नहीं चली। मैंने बोला था ना तुम्हें रानी, इस बार तुम्हें कालू बारिश में भीगने नहीं देगा। कालू कौवा ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि वे कीड़ों वाली लकड़ियों की वजह से बीच में से दो टुकड़े होकर टूट जाता है। कालू जी, ये बनाया है तुमने घर, ये घर कितना कच्चा था, इस बारिश को भी बर्दाश्त नहीं कर सका और बीच में आधा आधा होकर गिर गया। रानी, मैंने तो इस घर को बहुत मजबूती से बनाया था, अब मुझे नहीं पता कि ये घर इस बारिश की वजह से कैसे टूट गया। कालू जी, तुम क्या कह रहे थे कि तुम इस साल मुझे बारिश में भीगने नहीं दोगे? तुम्हारी बात पर तो मुझे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब तुम रहो अपने इस टूटे फूटे घर में, मैं चली अपनी माँ के घर। इतना कहकर रानी कौवी अपने माँ के घर चली जाती है। इस कहानी को देखकर हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना एक बहुत बुरी बात है।
एक बहुत ही हरे भरे जंगल में एक कालू कौवा, उसकी पत्नी रानी कौवी और उनका बेटा राजू कौवा रहते थे। अरे बेटा राजू, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? मैं नीलो चिड़िया के घर गया था। मैंने उनके बेटे से बोला कि तुम थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो, तो उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। राजू, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम उस चिड़िया के बेटे के साथ ना खेला करो। वो बहुत ही घमंडी है, वो तुम्हें भी खराब कर देगा। तो अच्छा रानी, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे भाई बबलू ने मुझे दूसरे जंगल बुलाया है। उसने बहुत सारी गंदम की फसल इकट्ठी की है और वे उस फसल से थोड़ा सा मुझे भी देना चाहता है। तुम राजू और अपना ध्यान रखना, मुझे आते आते रात भी हो सकती है। ठीक है खालू, तुम जाओ, मैं अपना और राजू का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ अपने भाई बबलू कौवे से मिलने के लिए चल पड़ता है। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ रास्ते में जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में भूख लग जाती है, जिसकी वजह से वे कालू कौवा एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। अरे रे, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? चलो, इस पेड़ पर जो मीठे मीठे अमरूद लगे हैं, इनको ही तोड़कर खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा वे मीठे मीठे अमरूद को तोड़कर खाने लगता है। वाह वाह, बहुत ही मजे का ये अमरूद था। इसे तो खाकर मजा ही आ गया। चलो चलो कालू कौवे, बहुत देर हो गई। मुझे जाते जाते रात हो जाएगी, फिर बहुत देर हो जाएगी। कालू कौवा ऐसी बातें कर ही रहा होता है कि अचानक से एक तीर आकर कालू कौवे को लग जाती है, जिसकी वजह से कालू कौवा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। बाप रे बाप, लगता है शिकारियों ने मुझ पर हमला कर दिया है। अरे ये तीर कोई निकालो, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे कितना दर्द हो रहा है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। फिर कालू कौवा ऐसे ही चीख रहा होता है कि वहाँ पर बिरजू तोता आ जाता है और वे तोता कालू कौवे को ऐसी हालत में देखकर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू कौवे, ये क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हें तीर कैसे लगी? अरे रे, तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। अरे रे, अब मैं क्या करूँ? अरे तोते, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो, जंगल जाओ और जंगल के सारे पक्षियों और रानी कौवी को यहाँ लेकर आओ। ठीक है कालू कौवे, बस तुम थोड़ा सब्र करो, मैं अभी आया। मैं अभी जंगल जाकर रानी कौवी और सारे पक्षियों को बुलाकर लाता हूँ। फिर वे राजू तोता भागा भागा सारे जंगल के पास चला आता है। अरे नीलो चिड़िया, कालू कौवे को किसी ने तीर मार दिया है, जिसकी वजह से कालू कौवे को बहुत दर्द भी हो रहा है और वो हमें बुला रहा है। तुम एक काम करो, बाकी जंगल के तमाम पक्षियों को जमा करो, जब तक मैं रानी कौवी को भी ये बात बता देता हूँ। ठीक है मिट्ठू भाई, तुम जाओ जल्दी और रानी कौवी को भी बुलाकर ले आओ। मैं यहाँ पर सारे पक्षियों को जमा करती हूँ, फिर हम सब जाकर कालू कौवे को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर राजू तोता रानी कौवी के पास चला जाता है। रानी कौवी, कालू तोते को एक तीर आकर लग गया है। कालू कौवा बहुत घायल भी है, उसका बहुत खून निकल रहा है। तुम जल्दी चलो, कालू कौवा तुम्हें बुला रहा है। क्या हुआ मेरे कालू कौवे को? वे तो अपने भाई बबलू कौवे के पास जा रहा था, तो फिर उसको तीर कैसे लगी? चलो राजू तोते, हम जल्दी से चलते हैं उस कालू कौवे के पास। फिर सारे जंगल के पक्षी मिलकर उस कालू कौवे के पास जाने लगते हैं। कालू, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ऐसे आंखें क्यों बंद की हुई है? तुम उठो, मुझसे बातें करो, तुम्हें ये तीर कैसे लग गई? अरे रानी कौवी, आप थोड़ा सब्र करिए। मुझे लगता है कि कालू कौवा अब हमारे बीच नहीं रहा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कालू को तीर कैसे लग गई? वे हमें छोड़ के कैसे जा सकता है? कालू, तुम उठ जाओ, मुझसे बातें करो। अरे रानी कौवी, अब कालू कौवा हमारे बीच नहीं रहा। तुम सब्र करो, अब हम चलते हैं यहाँ से। अब हमारे यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है। चलो, सब अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। फिर सारे पक्षी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं।
उन सारे पक्षियों के जाते ही कालू कौवे के पास एक वैद्य जी आ जाता है। वे वैद्य जी उस कालू कौवे को देखकर कहता है, अरे लगता है इस कालू कौवे को किसी शिकारी ने तीर मार दिया है। चलो जल्दी से इस कालू कौवे की मरहम पट्टी कर देता हूँ। फिर वे वैद्य जी उस कालू कौवे की मरहम पट्टी कर देता है और उस कालू कौवे को कुछ देर के बाद होश आ जाता है। अरे वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मरहम पट्टी की। मैं तो पेड़ पर बैठा आराम से मजे मजे का भोजन खा रहा था और फिर अचानक मुझे एक तीर आकर लग गई। तुम चिंता मत करो कौवे, तुम जल्द ठीक हो जाओगे, बस अपना ध्यान रखना। लो अब मैं चलता हूँ। वही दूसरी तरफ पूरे जंगल में कालू कौवे के मरने की खबर फैल चुकी होती है और सारे पक्षी बहुत अफसरदा होते हैं। अरे तोते भैया, वे कालू कौवा जैसा भी था मगर दिल का बहुत अच्छा था। उसके बगैर तो ये पूरा जंगल सूना सूना हो गया है। अरे हाँ चिड़िया बहन, वे कालू कौवा जैसा भी था लेकिन बहुत अच्छा था। वे हर बार गलती करता था लेकिन फिर माफी भी मांग लेता था। अब मुझे उसकी एक एक गलती याद आ रही है। अरे तोते भैया, हमें उस कालू कौवे की इतनी याद आ रही है, उस रानी कौवे को उस कालू कौवे की कितनी याद आ रही होगी। चले हम उस रानी कौवे को कुछ भोजन दे आते हैं। उस रानी कौवे का एक छोटा सा बेटा भी है, वे रोजाना कैसे भोजन ढूंढेगी। चलो हम उस रानी कौवे को थोड़ा सा भोजन दे आते हैं। और हाँ, हम लोग अब रोजाना उस रानी कौवे को थोड़ा थोड़ा भोजन दे देंगे। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अब चलता हूँ और मैं सारे पक्षियों को भी कह दूंगा कि वे रोजाना उस रानी कौवे को थोड़ा थोड़ा भोजन दे आया करे। इस तरह उस रानी कौवे को भी अच्छा लगेगा। फिर नीलो चिड़िया और राजू तोता थोड़ा सा भोजन लेकर उस रानी कौवे के पास चले जाते हैं। अरे रानी कौवे, मैं और तोता आपके खाने के लिए थोड़ा सा भोजन ले आए हैं। तुम ये भोजन खा लो और अपना पेट भर लो। फिर रोजाना रानी कौवे को कोई ना कोई पक्षी आकर भोजन दे जाता था, जिसकी वजह से बैठे बैठे रानी कौवे को भोजन मिल रहा था। अरे ये कालू कौवा तो चला गया, लेकिन इसकी वजह से मुझे और राजू कौवे को रोज रोज कितना अच्छा खाना खाने को मिलता है। फिर रानी कौवे ऐसी ही बातें करती है कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और रानी कौवे कालू को देखकर दंग रह जाती है। अरे ये कालू तो नहीं हो सकता, कालू तो मर चुका है। यकीनन ये कालू का भूत है। अरे कालू के भूत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे रानी कौवे, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं तो असली कालू कौवा हूँ। फिर वे कालू कौवा रानी कौवे को सारी बात बता देता है और ये बात सुनकर रानी कौवे बिल्कुल दंग रह जाती है। अरे कालू, तुम जिंदा हो? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद ये जंगल के सारे पक्षी मुझे मजे मजे के भोजन दे जाते थे और मैं खूब मजे ले लेकर वे भोजन खा लेती थी। अब तुम आ गए हो। अब वे पक्षी जो मुझे रोज मजे मजे का भोजन देते थे, अब वे नहीं देंगे। अब तुम्हें ही मुझे मजे मजे का भोजन खिलाना पड़ेगा। अरे नहीं रानी, मैं तुम्हें रोजाना मजे मजे का भोजन नहीं खिला सकता हूँ, बल्कि वे पक्षी ही तुम्हें रोजाना मजे मजे का भोजन खिलाएंगे। मेरे दिमाग में एक शातरी योजना आई है। देखो रानी, मुझे यहाँ पर आते हुए किसी भी पक्षी ने नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें रोजाना मजे मजे का भोजन मिले, इसीलिए मैं वापस चला जाता हूँ। और हाँ, मैं रात के अंधेरे में आऊँगा और तुम मेरे लिए थोड़ा बहुत भोजन बचा के रखना। मैं रात को आकर वे खाकर वापस चला जाऊँगा। इस तरह तुम्हें भी मजे मजे का भोजन खाने को मिलेगा और मुझे भी। अरे वाह कालू, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में क्या योजना आई है। चलो चलो, अब तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई पक्षी देख ले। फिर वे कालू कौवा छुपता छुपाता वहाँ से चला जाता है।
फिर रात होने पर वे कालू कौवा अपने घोंसले में वापस आता है और मजे मजे का भोजन खाकर वापस चला जाता है। फिर रोजाना की तरह एक दिन वे कालू कौवा अपने घोंसले में भोजन खाने के लिए आता है। चलो रानी, अब मुझे जल्दी से खाना दे दो, वरना मुझे कोई पक्षी देख लेगा। कालू कौवे के घोंसले के पास ही एक बुलबुल सो रही होती है और वे कालू कौवे की आवाज सुनकर उठ जाती है। अरे रे, ये तो कालू कौवे की आवाज लगती है, लेकिन कालू कौवा तो मर चुका है। लेकिन कालू कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन फिर बुलबुल की नजर कालू कौवे के घोंसले पर पड़ती है और वे देखती है कि कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा भोजन खा रहा होता है। अरे, ये तो कालू कौवा ही लग रहा है, लेकिन ये कालू कौवा कैसे हो सकता है? लेकिन कालू कौवा तो मर चुका है। चलो उस घोंसले में ही जाकर देखती हूँ कि ये कालू कौवा है या फिर कोई और। फिर वे बुलबुल कालू कौवे के घोंसले में आ जाती है। अरे कालू कौवे, तुम तो मर चुके थे, तो तुम जिंदा कैसे हो गए? अरे रे, ये क्या देख रही हूँ मैं? कालू कौवा तो जिंदा है। अरे बुलबुल, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम तो अपने घोंसले में सो रही थी। जाओ जाओ, तुम जाकर अपने घोंसले में सो जाओ और इसको सपना समझकर भूल जाना। अच्छा कालू कौवे, अब ये सब कुछ मुझे समझ आ गया। तुम सब लोग ये मरने का नाटक कर रहे थे। तुम्हें तो रोजाना फ्री मजे मजे का भोजन मिल रहा था, तो तुम लोग तो ये नाटक करोगे ही ना। अब देखो तुम, कल सारे पक्षियों को लेकर यहाँ पर आती हूँ, फिर सारे पक्षी तुम्हें कैसे मजा चखाते हैं। फिर अगली सुबह वे बुलबुल सारे पक्षियों को लेकर उस कालू कौवे के घोंसले पर आती है। अरे कौवे भैया, आप जिंदा हो, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। लेकिन आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? वे मैं आपको बताती हूँ बुलबुल बहन, ये कालू कौवा मरने का नाटक कर रहा था। इसको रोजाना मुफ्त का मजे मजे का भोजन जो मिल रहा था, तो ये तो नाटक करेगा ही ना। अरे पक्षियों, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने रानी के लिए किया है। रानी को रोजाना मजे मजे का भोजन खाना था, तभी मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। फिर सारे पक्षी उस कालू कौवे को माफ कर देते हैं और वापस अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं।